की कहते हैं हम आखिरी वक्त तक इंसाफ की कोशिश करते रहे। हमने कहा था बल्दियाती इंतखाबात में पहले ही धांधली हो चुकी है। एमक्यूएम पाकिस्तान आज कराची और हैदराबाद डिवीज़न में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। इसी सारे मामले पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदगान सुहेल शब्बीर और असगर अजीम। सबसे पहले सुहेल, आपसे जानना चाहेंगे, एक मरतबा फिर जो है वो बायकॉट का ऐलान कर दिया गया है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से, क्यों ये फैसला किया गया? देखें, इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि ये एक्सरसाइज जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते से चल रही थी और एमक्यूएम खासी मुतहरिक थी और खासी मुतमईन थी कि उसके जो मौक़िफ़ को हर प्लेटफॉर्म पर न सिर्फ सुना जा रहा है बल्कि एडमिट भी किया जा रहा है। और इसमें हमने बेशतर मकामात पर देखा कि पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उसने जो है वो ये यकीन दहानी भी कराई कि जो हल्का बंदियों वाला मामला है इसके ऊपर एमक्यूएम के न सिर्फ साथ देगी बल्कि हल्का बंदियों को भी दुरुस्त करने की जो है वो आमादगी जाहिर कर दी गई थी। जो एमक्यूएम के जराए बता रहे हैं कि तकरीबन 53 यूसियां ऐसी थी जिसमें शहर में मजीद यूसियां बढ़ने का इम्कान था। उसके ऊपर मामला तय पा चुका था। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन की तरफ ये चीजें भेजी गई तो इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी सूरत राजी नहीं हुआ। तो उस पर जो है पीपल्स पार्टी को मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए, मुख्तलिफ ऑप्शन पे काम किया जाता रहा और उसमें एक ऑप्शन जो है वो ऑर्डिनेंस का भी शामिल था कि एक ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया जाए। सूरत हाल इसी तरह चल रही थी। पिछले 1 हफ्ते से मुलाकातें हो रही थी, आना जाना लगा हुआ था। लेकिन एमक्यूएम की कुछ बातें मानी जाती थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो पसे पर्दा हो रही थी, जिसमें एमक्यूएम को भी जो है वो शायद वो उसको जो है वो अंधेरे में रखा गया था। और एक तरफ पीपल्स पार्टी एमक्यूएम से बातचीत कर रही थी तो दूसरी तरफ एमक्यूएम पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तैयारियों में भी भरपूर अंदाज में मसरूफ थी। एमक्यूएम मुकम्मल तौर पर मुतमईन थी कि ये बल्दियाती इलेक्शन इस वजह से नहीं होंगे क्योंकि गवर्नमेंट उनके साथ है, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, उनके मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रही है। और गुज़िश्ता 2 रोज कबल जब मुतनाज़ा हल्का बंदियों के ऊपर एक लेटर जारी किया गया कि ये जी। मुतनाज़ा हल्का बंदियां है तो उसको खत्म किया जाए, तो एमक्यूएम बहुत मुतमईन हो चुकी थी कि शायद अब जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला आ जाएगा कि बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। लेकिन कुछ ऐसे हालात बने कि इलेक्शन कमीशन ने जब सूरत हाल देखी और जब तमाम चीजों का जायजा लिया तो इलेक्शन कमीशन ने फिर दोबारा फैसला किया कि नहीं, 15 जनवरी को ही इलेक्शन होंगे। उसके बाद फिर जो सूरत हाल बनी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से, पुलिस की तरफ से, 7 इदारों की तरफ से मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई कि कराची शहर जो है वो इस टाइम किसी भी बड़े इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दहशतगर्दी के खतरात हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। उसके बाद ठीक है फिर सुहेल, आपका दोबारा पॉइंट आ गया। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा हमारे नुमाइंदे असगर अजीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। असगर, आपके पास क्या डिटेल्स है? दोपहर में जो है बायकॉट ख़त्म करने का ऐलान किया गया था और कहा गया था कि हम कल बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन अब रात गए, इतनी रात को ये फैसला किया गया एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से। क्या वजूहात सामने आ सकी हैं आपके पास? देखिए, एमक्यूएम ने इलेक्शन में लेने का, बाकायदा हिस्सा लेने का अब तक बायकॉट से पहले कोई ऐलान नहीं किया था। ये जो है एमक्यूएम अपने प्रोसेस में थी और एमक्यूएम ने अपने तमाम कुव्वत को इस्तेमाल किया और हुकूमत सिंध को इस बात में कायल किया कि वो गलती पर है। इलेक्शन कमीशन जो है वो इनकी बात नहीं मान सका। इलेक्शन लड़ने का फैसला एमक्यूएम ने अपने ऐलान से पहले तक नहीं किया था। ताहम जीटीवी ने जो है वो सबसे पहले अपने नाज़रीन को ये खबर दी कि एमक्यूएम पाकिस्तान बाइकाट करने जा रही है और उसकी वजह भी जो बताई थी वही वजह सामने आई कि अगर ऑर्डिनेंस जारी नहीं होता तो फिर एमक्यूएम के पास बाइकाट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहता। ऑर्डिनेंस चूंकि पीपल्स पार्टी नहीं मानी, पीपल्स पार्टी के अपना एक मिजाज है, वो एक जमहूरी सोच रखने वाली जमात है, उसने जो है ऑर्डिनेंस के हक में नहीं गई। गो के इसमें पीपल्स पार्टी के बड़े भी शामिल हुए और आज 4 घंटे से ज्यादा ये इजलास भी चला। लेकिन इन तमाम तर प्रैक्टिस में वो ऑर्डिनेंस जो कि मेरे इतला के मुताबिक तकरीबन 24 घंटे या 36 घंटे पहले तैयार हुआ था, उस पर दस्तखत नहीं हो सके। गवर्नर ने उस पर दस्तखत नहीं किए उन्होंने, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने उसकी रजामंदी जाहिर नहीं की थी। जब तमाम तर चीजों से मायूस हो गए तो एमक्यूएम के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था कि वो इंतखाबात में ना जाए। ऐसे सहाफी मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम ने जो है अपना भरम रखा है और अपने मौके पर वो कायम है जो उसने काफी अरसे पहले ही अपनाया था कि जो हल्का बंदियां हैं वो मुनसिफाना नहीं है और हर फोरम पर उनकी इस बात को तस्लीम भी किया गया। लेकिन
जो इलेक्शन कमीशन है वो इस बात को नहीं माना और आर्टिकल 10A को उसने माइनस किया, जो कि सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया था। और बगैर सुने जो खत लिखा गया था 13 तारीख को, उसको जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है उसको भी मुस्तरद कर दिया। फिर आज जो खत लिखा गया सिंध हुकूमत की जानिब से, उसे जी भी जो है मुस्तरद कर दिया गया। दो ऑप्शंस दिए गए, जो खुफिया इतलात दी गई थी इलेक्शन कमीशन को 13 जनवरी को के शहर में कोई बड़ा सूरत हाल खराब हो सकती है और नुक्स अमन का मसला है। इलेक्शन कमीशन ने उस बात को भी नहीं माना, तो जिसके बाद जो है अब कोई ऑप्शन एमक्यूएम के पास था नहीं। तो एमक्यूएम ने जो है अपने असूली फैसले पर रहते हुए मैं समझता हूँ कि उसका ये फैसला अपनी जगह, अपनी जमात के लिहाज से, अपने वोटर के लिहाज से वो दुरुस्त है। लेकिन जमहूरी सिस्टम में अगर इलेक्शन लड़ते तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन एमक्यूएम का फैसला था। और बिल्कुल असगर, हल्का बंदियों का मामला जो है वो मुतनाज़ा शक्ल इख्तियार कर चुका था। सुहेल से बात कर लेते हैं। सुहेल, आप क्या समझते हैं जिस तरीके से हल्का बंदियों का जवाब बना के बायकॉट किया गया है, जब ये हल्का बंदियां हुई थी जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी है कि एमक्यूएम उस वक्त जो है वो हुकूमत का हिस्सा थी, तो इसके ऊपर उस वक्त एमक्यूएम ने एक्शन क्यों नहीं लिया? नहीं, देखें, इसमें थोड़ी सी चीज समझने की जरूरत है। एमक्यूएम वफाकी हुकूमत का हिस्सा थी, एमक्यूएम सूबाई हुकूमत का हिस्सा नहीं थी। और ये हल्का बंदियां जो है वो सारी की सारी जो है वो सूबाई गवर्नमेंट ने की है। एमक्यूएम उस वक्त ही आवाज उठा रही थी, एमक्यूएम मर्दमशुमारी पर भी आवाज उठा रही थी, लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि एमक्यूएम के साथ जो है वो सब उनके मौक़िफ़ की हिमायत तो कर रहे थे, लेकिन हर किसी की यही ख्वाहिश थी कि ये इलेक्शन हो जाए। तो चाहे वो जमात इस्लामी हो या कोई और जमात हो, वो इस मौक़िफ़ पर एडमिट करते हैं कि हाँ, नाजायज हल्का बंदियां बनाई गई हैं। इवन कि गवर्नमेंट ने खुद इस बात को एडमिट किया। लेकिन जब एमक्यूएम जब इस तरफ जाती थी कि भाई अगर आप हमारे साथ खड़े हो या अदालतों में चलें तो कुछ करें, तो कोई भी उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि एमक्यूएम अगर जो जिस तरह एमक्यूएम ने बायकॉट किया, एमक्यूएम बायकॉट करेगी तो यकीनन शहर खुलेगा, और शहर खुलेगा तो उन सबके मौके जो है उनको मिलेंगे। ऐसा ही हुआ। और आज भी मैं देख रहा था कि आज एमक्यूएम ने शाम से ही राब्ता कमेटी का इजलास बुलाया हुआ था, आमद जामद लगी पड़ी थी, राब्ते चल रहे थे। कारकुनान खासे जो है वो डिमोरलाइज थे, क्योंकि कारकुनान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। कारकुनान अभी तक इसी जो है वो खुशफहमी में मुब्तला थे कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे और ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन हुआ उसके बरक्स। जब शाम में हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया पर आके ऐलान करना शुरू किया कि इलेक्शन भी हो रहे हैं, हम हिस्सा भी ले रहे हैं और वगैरह वगैरह, तो उसके बाद जो है ये पीपल्स पार्टी की तरफ से मैसेज आना शुरू हो गया कि अब इलेक्शन जो है वो होंगे। तो इस पर जो है वो एमक्यूएम फिर सीरियस हुई, गवर्नर हाउस गई। उस वक्त तक एमक्यूएम अपने कारकुनान को जो है वो मुतमईन नहीं कर पा रही थी कि हमने इलेक्शन में जाना है या नहीं जाना। अच्छा, सूरत हाल कुछ ऐसी तब्दील हो रही थी कि लम्हे ब लम्हा तब्दील हो रही थी। एमक्यूएम की तरफ से जब राब्ता कमेटी का इजलास हुआ तो अंदर से खबर लीक हुई कि एमक्यूएम ने बोला कि हम अगर इलेक्शन होते हैं तो हम भरपूर अंदाज में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और उसके बाद हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एमक्यूएम के कारकुनान मुतहर्रिक भी हुए, जमा भी हुए। यूसी काउंसलर्स और जो यूसी और काउंसलर्स लेवल के उम्मीदवार थे वो शहर में सरगर्म हुए। लेकिन जब थोड़ी देर बाद पता चला कि गवर्नर हाउस चले गए हैं, वहां से फिर सीएम हाउस गए हैं, तो उसके बाद कारकुनान फिर दोबारा डिमोरलाइज होने लगे। उनको उम्मीद हो चली कि शायद अभी कुछ देर में ऑर्डिनेंस आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जब एमक्यूएम को चारों तरफ से मायूसी का सामना हुआ, तो अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुताद्दिद सवालात किए गए। तो उसमें जब मैंने उनसे सवाल किया खालिद मकबूल से कि आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, वफाकी नुमाइंदगान आपसे राब्ते में हैं, सबने आपको कॉल किए, तो उसके बावजूद आपका मौक़िफ़ नहीं सुना जा रहा, आपके मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की जा रही। तो उनका ये था कि देखें, तमाम चीजें हमारी सुनी भी जा रही हैं, समझी भी जा रही हैं, बताई भी जा रही हैं, लेकिन हमें जो है वो कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा। मतलब इलेक्शन कमीशन अपने मामले पर अटका हुआ है। तो वो सिंध गवर्नमेंट से भी नाराज नहीं है, वफाकी हुकूमत से भी नाराज नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन से नाराज है। तो उस पर इसीलिए इन्होंने बॉयकॉट का ऐलान किया। और मैं आपको बताऊं, शाम से ही एमक्यूएम के तमाम रहनुमा और जो कारकुनान वो खासे परेशान थे कि अगर इस सूरत हाल में इलेक्शन में जाते हैं तो एमक्यूएम की तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। बिल्कुल सुहेल, ये ऑर्डिनेंस वाली बड़ी दिलचस्प है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं असगर अजीम से। असगर, आपके पास क्या डिटेल्स हैं ऑर्डिनेंस के हवाले से? रात गए कहा जा रहा था कि ऑर्डिनेंस लेकर आया जाएगा, ऑर्डिनेंस क्यों नहीं सामने लेके आ सके? क्योंकि
پیپلز پارٹی کی جانب سے تو یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ہم جو ہے الیکشن کو جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیں گے، الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا گیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اس کی بات کے اوپر برہمی کا اظہار کیا تھا۔ اب آرڈیننس کیوں نہیں سامنے لے کر آ سکے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے اس کے اوپر سگنیچر کیوں نہیں ہوئے؟ کیا وجوہات سامنے آئیں؟ کیونکہ پی ڈی ایم کا حصہ تو ہے ایم کیو ایم وفاق میں۔ دیکھیے، ایم کیو ایم کبھی بھی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہی، نہ وہ اب پی ڈی ایم کا حصہ ہے۔ وہ پی ڈی ایم سے ہٹ کر وفاق میں گئی تھی اور اس نے وفاق میں پی ٹی آئی سے الگ ہونے کے بعد ان کو سپورٹ کیا تھا، لیکن ایز اے پی ڈی ایم کبھی بھی ایم کیو ایم اس کا حصہ نہیں رہی۔ دوسری بات، آرڈیننس پہ پیپلز پارٹی نے دستخط نہیں کرنے تھے بلکہ گورنر سندھ کے اس پہ دستخط ہونے تھے، لیکن جب بلاول بھٹو نے واضح طور پر یہ کہا ایک چینل پہ آ کے کہ ہم 15 جنوری کو الیکشن ہو رہے ہیں، عوام گھروں سے نکلیں اور ووٹ ڈالیں، بلدیاتی الیکشن جو ہے اپنے شیڈول کے مطابق ہوں گے، تو وہ واضح میسج ہو چکا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ جمہوری ذہن رکھتی ہے وہ آرڈیننس کے کبھی بھی حق میں نہیں رہتی، تو اس نے آرڈیننس کی مخالفت کی، لیکن پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کو سپورٹ کیا، اس کی ساری باتیں سنی، ان کے تمام مطالبات کی روشنی میں کئی خطوط الیکشن کمیشن کو لکھے، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 13 جنوری کو جو خط لکھا گیا تھا اس میں حسین حکومت نے جو حلقہ بندیوں کا نوٹیفیکیشن تھا اسی کو وڈرا کر لیا تھا، اور لیکن الیکشن کمیشن نے جو ہے اس خط کو مسترد کر دیا، اور بغیر آئین کے آرٹیکل 9 کے تحت بغیر مخالف کو سنے بغیر۔ تو یہ ایک بڑا کوشچن مارک آیا تھا، اور آئینی طور پر یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ آرٹیکل 10A کے تحت جو کام ہوا تھا اور آرٹیکل 10(2) کو اس پہ ایڈ کیا گیا تھا، لیکن جب 10A مائنس ہو گیا تو 2 نہیں رہتا، اور 9 کے تحت مخالف کو سننا بہت ضروری تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے ایسا نہیں کیا، جس کے بعد جو ہے معاملہ پھر آرڈیننس سے دوبارہ گیا۔ لیکن چونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس قسم کی چیزوں کو لیے راضی نہیں تھی، وہ اس کی پوری کوشش تھی کہ ہم الیکشن کمیشن کے تھرو آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کریں، لیکن اصل میں تاخیر بہت ہو گئی، کیونکہ جاگے مہربان ہوئے لیکن بہت دیر سے، اتنی دیر ہو گئی کہ آگے ٹائم بالکل نہیں بچ رہا تھا۔ 3 دفعہ جو ہے یہ الیکشن پوسٹ پون ہو چکے تھے، الیکشن کمیشن بھی بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ 3 بار پہلے ہی پوسٹ پون ہو چکے ہیں۔ دراصل جی اگر دوسری لفظوں میں یہ کہا جائے تو بہت اسمارٹ گیم ہو چکا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، اور کھیلنے والے کھیل گئے ہیں۔ ایم کیو ایم جو ہے اب صرف اپنے بھرم کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی پارٹی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے، اپنی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے اس نے بائیکاٹ کا جو فیصلہ کیا وہ ایم کیو ایم کے پوائنٹ آف سے بالکل درست ہے، لیکن آرڈیننس کے جو ہے وہ پیپلز پارٹی نہیں مانی، اسی وجہ سے آرڈیننس جاری نہیں ہو سکا۔ گو کہ میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جب صدر مملکت نے گورنر سنگھ کو فون کیا، ان کی خیریت دریافت کی، تو آرڈیننس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی اور مشاورت ہوئی، تو صدر نے بھی اس پہ جو ہے گورنر سنگھ سے کہا تھا کہ جو بہتر سمجھیں آپ وہ کر لیں، کیونکہ وہ آپ کے صوبے کا معاملہ ہے۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری کیونکہ چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ اس کے حق میں نہیں تھے، جس کے بعد بالکل چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آرڈیننس کے حق میں نہیں تھے۔ سہیل سے بات کر لیتے ہیں۔ سہیل، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ڈیسیجن کو یہ فیس سیونگ ڈیسیجن نہیں ہے؟ ایم کیو ایم پاکستان کا 2001 میں بھی انہوں نے جو ہے بائیکاٹ کیا تھا، اور لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ سن 2001 میں جب بائیکاٹ کیا گیا تھا تو ووٹر ٹرن آؤٹ وہ انتہائی کم رہا تھا، ووٹر نکلنے میں جو ہے وہ اتنا کامیاب نہیں ہوا تھا۔ کل کے الیکشن میں کیسا دیکھتے ہیں؟ آج کے الیکشن میں کیا اس ووٹر نکلے گا، ٹرن آؤٹ اچھا نظر آئے گا؟ دیکھیں، ہم تھوڑا سا اس کو ضمنی الیکشن جو کراچی میں ہوئے تھے اس کے تناظر میں دیکھتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس ضمنی الیکشن جو حالیہ پچھلے دنوں میں ہوئے تھے ملیر میں اور تو کورنگی میں، تو اس میں بھی ٹرن آؤٹ اتنا خاص نہیں تھا، کیونکہ وہاں سے کچھ اور جماعتوں نے بھی الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اب تو جو ہے وہ صورتحال ایسی ہے کہ ہر گلی محلے میں جو ہے وہ امیدوار کھڑا ہوا ہے، ہر گلی محلے کا امیدوار ہے، تو اتنی بڑی تعداد میں بڑی جماعت کا جو ہے وہ بائیکاٹ کر جانا، اس میں صرف ایک ایم کیو ایم نہیں ہے، حال ہی میں جو جماعت داخل ہوئی ہے پی ایس پی ایم کیو ایم کے اندر، اس کی بھی ایک بہت بڑی امیدواروں کی تعداد تھی، وہ بھی اب سب بائیکاٹ پر چلے گئے ہیں۔ تو بہت بڑی خلا جو ہے وہ کراچی شہر میں اس ٹائم کھلی ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سردی کا موسم ہے، ویسے ہی آج ٹیمپریچر جو ہے وہ 10-12 تک جا رہا ہے، اور دن میں بھی یقیناً سردی ہوگی، تو اتنے بڑے ٹرن آؤٹ کی مجھے تو امید نظر نہیں آ رہی ہے کہ جہاں پر شہر کراچی میں جو ہے وہ 80 ہزار پر یو سی بنائی گئی ہے، تو اندازہ ایسے ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 8 سے 10% کا جو ہے
वो टर्न आउट हो सकता है। बावजूद इसके कि तमाम शहर में जो है वो इस टाइम सर्दी है और मौसम खराब है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी कोशिश यही है तमाम सियासी जमातों की कि वो अपने वोटर्स को किसी तरह चार्ज करें। अच्छा, जो मखसूस पार्टियों का वोटर है, जिसमें जमात इस्लामी का मखसूस वोटर है, वो लाजमी तौर पे निकलेगा। पीपल्स पार्टी का मखसूस वोटर है, वो लाजमी निकलेगा। लेकिन जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक वैसे ही कराची के हालात को देखते हुए, कराची की मायूसी को देखते हुए ज़िमनी इलेक्शनों में भी हिस्सा नहीं ले रही, तो वो मेरे ख्याल से अब बलदियाती इलेक्शनों में भी इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेगी और खासा फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी जमात है एमक्यूएम, पीएसटी और एक और जमात है एमक्यूएम लंदन, उसने भी बायकॉट किया हुआ है। तो कराची शहर में इतना बड़ा टर्न आउट होने की मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही है। सोहेल साथ ही रहिएगा, असगर अजीम भी हमारे साथ हैं, उनका भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। असगर, टर्न आउट कैसा देखते हैं कल के आज के इंतखाबात के अंदर? 2001 में भी इंतखाबात का जो है वो बाइकआउट किया गया था एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से, दोबारा ये फ़ैसला किया गया है, क्या इससे वोटर जो है वो नाराज़ हो सकता है एमक्यूएम पाकिस्तान का? जहाँ तक बाइकआउट की बात है तो एमक्यूएम ने पहला बाइकआउट 1993 में किया था कौमी असेंबली का, और उस बाइकआउट में और आज के बाइकआउट में फर्क ये है कि उस वक्त एमक्यूएम की क़यादत किसी और के पास थी, आज क़यादत किसी और के पास है। गो के तीनों ग्रुप एक हो गए हैं, लेकिन वो फैक्टर जो कि सोहेल शब्बीर ने जैसे कहा कि एमक्यूएम लंदन का, वो आज भी मौजूद है, लेकिन उन्होंने भी बाइकआउट कर रखा है। तो टर्न आउट नहीं होगा ऐसा। 2001 में जो बाइकआउट हुआ था उस पर भी क़यादत जो है वो दूसरी थी, तो वो जो टर्नआउट है वो उसी की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, और ये बात एमक्यूएम मानने को तैयार नहीं। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान के जो मरकजी अहदेदार है वो अंदरून खाना ये बात तस्लीम करते हैं कि टर्नआउट का असल दारो मदार जो है वो वहाँ से है। इससे चूंकि बाई इलेक्शन की बात भी हुई, तो बाई इलेक्शन में जो टर्नआउट रहा वो 9%, 10% और 11% रहा। तो जो बलदियाती इंतखाबात, चूंकि गली कुचों के इंतखाबात होते हैं, छोटे छोटे मोहल्ले के इनके यूसीज हैं, तो यहाँ पर टर्नआउट अगर अब मैं यूसीज के हिसाब से बात करूँ तो मेरे हिसाब से 7 से 8% से ज्यादा टर्नआउट नहीं रहेगा, क्योंकि 200, 250, 300, 400 इस तरह के वोट लेकर जो है काउंसलर जो है वो मुंतखब होते हैं, और ये 246 यूसीज हैं, इनके काउंसलर मुंतखब होने हैं। तो एमक्यूएम के बाइकाट का टर्नआउट जो है वो जो एमक्यूएम का वोटर है वो तो नहीं निकलेगा, लेकिन जो दीगर जमातों का वोटर है, जाहिर है दीगर जमातों ने भी शहर में काम किया, कैंपेन चलाई है, एमक्यूएम ने तो कैंपेन भी नहीं चलाई है, तो दूसरी दीगर जमातों का जो वोटर है वो तो निकलेगा। लेकिन एमक्यूएम का वोटर अगर नहीं निकलेगा तो टर्नआउट जो है वो मुश्किल 8% रह सकता है। जी ठीक है, असगर साथ रहिए। सुहेल भी हमारे साथ हैं। सुहेल, इंतज़ामात के बारे में बता दीजिएगा, कैसे इंतज़ामात किए गए हैं हसास पोलिंग स्टेशन और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बारे में? देखिए, इंतजामात तो काफी हद तक हमने देखे। सुबह से ही जो है वो पुलिस और रेंजर्स और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो मुतहरिक थे, सिंध हुकूमत मुतहरिक थी, और मुख्तलिफ हमने पोलिंग स्टेशन पे देखा कि जो अंदरून सिंध से नफरी बुलाई है वो भी पहुंच चुकी थी, और इलेक्शन का जो अमला है वो पहुंच गया था। बेशतर मकामात पर जो है वो शिकायतें मौसूल भी हुई है, लेकिन वो इस लेवल की नहीं है कि उसको डिस्कस किया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी जो एक सूरत हाल है वो है कराची शहर के वोटर की मायूसी। कराची शहर का वोटर इस टाइम बहुत ज्यादा मायूस है, वो हर जमात से मायूस है, किसी एक जमात से नहीं, क्योंकि कराची के मसाइल यूं के तू खड़े। गुज़िश्ता 8 सालों से कराची में कोई बड़ा डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ कि जिसको जो है वो कोट किया जा सके। गली मोहल्लों की हालत इतनी खराब है कि गुजरना मुहाल हो चुका है। तो कराची के वोटर को निकालना जो है वो इस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज है। वो इलेक्शन कमीशन के लिए भी है, सियासी जमातों के लिए भी है, और अब जो सूरत हाल बनी है उसमें जिस तरह एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया है, तो उसके अंदर और मजीद मायूसी जो है मुझे बढ़ती हुई नजर आएगी, और वोटर का रुझान जो है वो कम होगा। इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि जिस तरह कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हसास इदारों ने इलेक्शन कमीशन को बताया था कि अमन अमान का मसला जो है वो खासा खराब हो सकता है, तो मुझे कल के इलेक्शन में इस तरह की जो है वो कुछ चीजें महसूस हो रही है कि खुदा ना खास्ता ठीक है कोई। सुहेल, साथ ही रहेगा। असगर अजीम भी हमारे साथ हैं। असगर, आप बताइएगा, इस फैसले के तनाजुर में क्या वफाकी हुकूमत के ऊपर भी जो है वो असर पड़ सकता है इस फैसले का, कि वहाँ से जो है एमक्यूएम पाकिस्तान विड्रॉ कर जाए? तो वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि वो वफाक से अलग नहीं हो रही है। अभी फिलहाल तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है।
क्योंकि अब वो एमक्यूएम का वफद जो मेरे ज़राए बताते हैं कि वो इस्लामाबाद जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म से इस हवाले से डिटेल में उनकी जो है बातचीत होगी। और लगता तो नहीं है कि एमक्यूएम वफाक से अलग हो, लेकिन एमक्यूएम के जो कारकुनान हैं वो यही चाहते हैं। जो हमारी बात हुई बहुत सारे कारकुनान से, हम जो है दिन भर फील्ड में रहे तो हमें यही कारकुनान का कहना था कि अगर एमक्यूएम बायकाट करती है तो फिर वफाकी हुकूमत से भी अलग होना चाहिए। लेकिन यहाँ इशू आईनी और कानूनी तौर पर है, और इस बार एमक्यूएम ने बड़ा जो है टेक्निकली गेम खेला और कानूनी तौर पे खेला है। हर चीज कानून के दायरे में रहते हुए की है, जिससे एमक्यूएम ने ये भी साबित किया है कि वो एक कानून पसंद जमात है और वो मुल्क की रियासत का वो एहतराम करती है, और उसने तमाम चीजें बड़े जो हैंडल किया है अपने तरीके से और कानूनी तरीके से। तो मैं नहीं समझता कि एमक्यूएम जो है वो वफाक से फिलहाल तो वो उसको कोई इरादा नहीं है कि वो अलग होगी। लेकिन ये जरूर है कि वो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात है और उनको अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। जहाँ तक इंतजामात की बात है या शहर की बात है तो हम खुद फील्ड में रहे हैं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे सामान की तरसील जो है वो अभी भी उसका काम जारी है। अभी भी कई इलाकों में सामान नहीं पहुंचा है और कोशिश की जा रही है कि सुबह तक बिल्कुल, ये तमाम एमक्यूएम चीजें पाकिस्तान की मुकम्मल हो जानिब जाएं। से बड़ा फैसला किया गया है। इस बल्दियाती इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से मीडिया टॉक भी की गई और इस मौके पर एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से आज होने वाले बायकॉट का ऐलान किया गया है। एमक्यूएम पाकिस्तान के बल्दियाती इलेक्शन का बायकॉट कर दिया है। इस बल्दियाती इलेक्शन को हम तस्लीम नहीं करते। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। एमक्यूएम पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हम आखिरी वक्त तक इंसाफ की कोशिश करते रहे। हमारे नुमाइंदगान सुहेल शब्बीर और असगर अजीम हमारे साथ थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।